चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू गाइस शारिक एपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल्स यानी एसी के न्यूमेरिकल्स, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और ये मैं एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न कराने वाला हूँ, जबकि मैं बुक यूज़ करने वाला हूँ कुमार मित्तल। सो बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ। और इस वीडियो में जैसे कि हम देख रहे होंगे कि न्यूमेरिकल्स अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। वैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रत्यावर्ती धारा की कुछ थ्योरीज़ की वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो आप लोग वीडियोस जाकर भी देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज हम न्यूमेरिकल्स, लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ख़ास पॉइंट्स आपको बताऊँगा, तो उसके लिए आप तैयार रहें और स्किप बिल्कुल भी ना करें वीडियो को। चलिए, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा इसके अंदर फॉर्मूला, कि हम फॉर्मूला क्या क्या इसमें यूज़ कर रहे हैं। ओके गाइस, चलिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा उसके क्या क्या यूज़ किए जाएंगे। V इक्वल्स आई आर, यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और R रेजिस्टेंस, मतलब विभवांतर, धारा और प्रतिरोध। या हम कह सकते हैं VL इज इक्वल टू IXL। ऐसा हम कब करेंगे? जब हमारे पास L परिपथ होगा, यानी L सर्किट होगा। VL क्या होता है? कुंडली यानी कॉइल के कौन सिरों पर वोल्टेज। I क्या है? हमारा करंट। XL क्या है? हमारा प्रेरण प्रतिघात, जो हमारा कॉइल का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता है। अगर होगा कैपेसिटर यानी संधारित्र, तो VC इज इक्वल टू बन जाएगा IXC। तो ये किसके लिए है? हमारा C सर्किट के लिए। और इसी तरीके से अगर हमारे पास R लगा हुआ है, देन VR इज इक्वल टू बनेगा हम लोगों के पास IR। ओके गाइस, एंड आफ्टर दैट अगर हमारे पास किसी भी सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा AC एलिमेंट लगे हुए हैं, तब हम क्या करेंगे? तब हमें एक काम करना होगा, V इज इक्वल टू यूज़ करना होगा IZ। ओके, नाउ अगर हमारे पास कोई कॉइल है जो किसी भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन कर रही है, घूम रही है, तो उस पर लगने वाला EMF कितना होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो E इज इक्वल टू NA B ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये भी एक फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। इसके अलावा धारा के वर्ग माध्य मूलमान IRMS इज इक्वल टू होता है I0/√2। ये कहलाता है धारा का शिखर मान। और इसके अलावा इसी तरीके से वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान इज इक्वल टू होता है वोल्टेज का शिखर मान, मीन्स पीक वैल्यू। सिमिलरली अगर हम निकालें धारा की एवरेज वैल्यू, तो 2I0/π होती है। किसके लिए? हाफ चक्कर के लिए, यानी हाफ साइकिल के लिए। और फुल साइकिल के लिए I एवरेज की वैल्यू 0 होती है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज पावर लॉस यानी औसत शक्ति क्षय का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट फॉर्मूला। और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है भाई LC सर्किट के लिए। अगर हम LC सर्किट की बात करेंगे तो वहाँ पर रेजोनेंस की स्थिति में यानी अनुनाद की अवस्था में हमें मिलती है फ्रिक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/2π√LC। यहाँ पर F जो है फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति है AC की, L यहाँ पर प्रेरक है, यहाँ पर इंडक्टेंस है, और C यहाँ पर धारिता यानी कैपेसिटेंस है। आगे बढ़ते हैं 12th की तरफ। जो हमारा 12th फॉर्मूला है LR के लिए। तो LR परिपथ के लिए, सर्किट के लिए पहले हम निकालेंगे प्रतिबाधा यानी इम्पिडेंस। तो Z इज इक्वल टू होता है XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जबकि इसके लिए कलांतर यानी फेज डिफरेंस होता है tan फाई इज इक्वल टू XL/R। ओके, XL/R, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे आधार। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं इसमें पावर फैक्टर यानी cos फाई, आधार बटे कण, आधार का हो गया मतलब R/Z। सिमिलरली अब हम निकालेंगे RC सर्किट के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है Z इज इक्वल टू √XC² प्लस R स्क्वायर। और इसकी तरीके से tan फाई का हमारा इसका फॉर्मूला कलांतर का बनता है XC/R। और सिमिलरली cos फाई का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा इसके अंदर? R/। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स लगे हुए, इसलिए यहाँ पर R/Z कॉमन रहेगा फॉर्मूला। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर LCR सर्किट की। LCR सर्किट की इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा कितनी होगी? तो Z इज इक्वल टू √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और इसका फेज डिफरेंस यानी कलांतर कितना होगा? XL माइनस XC/R हो जाएगा। और इसका पावर फैक्टर कितना होगा?
cos फाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास r अपॉन z बनेगा। ठीक है गाइस, और जबकि इसके लिए जो हमारा वोल्टेज बनेगा टोटल v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, और इसके लिए जो वोल्टेज हमारा बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, और इसके लिए जो हमारा वोल्टेज बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर बनेगा। अगर आप चाहें तो ये इस फॉर्मूले को भी वी एल के स्टेप में बना सकते हैं। किस तरीके से भाई, tan फाई इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर, और सिमिलरली इस फॉर्मूले को भी हम बना सकते हैं। किस तरीके से भाई, tan फाई इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी आर। सिमिलरली इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। तो इस तरीके से भी आप इसके फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। ओके गाइज, और इसके अलावा वैसे तो ये मेन फॉर्मूले हैं जो हम इसके न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, और बाकी इसके अलावा कोई नया फॉर्मूला अगर आएगा तो उसके बारे में मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं आपको इसके आगे की कहानी समझाऊंगा। ओके गाइस, चलिए, शायद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको हम पहले क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ से इन सर्किट्स को मैंने क्लीन कर दिया है धीरे धीरे। आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, और अपने आप उन फॉर्मूलाज को कॉपी पे 5 टाइम्स लिख लेना, और 5 टाइम लिख करके कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि आपने 5 बार फॉर्मूले अपनी कॉपी पर लिख लिए हैं। क्योंकि अगर आप लिखते हैं 5 बार फॉर्मूले तो समझ जाना कि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है फॉर्मूले की। ओके गाइस, चलिए क्लीन करते हैं पहले इसको। और अगर आप नए हैं इस वीडियो पर तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर बढ़ाएं, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके, और वीडियो बनाने के लिए कोई ख़ास प्रॉपर वजह भी हमको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुमार मित्तल जो हमारी बुक है उसके फर्स्ट न्यूमेरिकल की, पहले न्यूमेरिकल की। तो ये रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के साइड में। 50 फेरों वाली कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये 0.6 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? तो सबसे पहले गाइज इसमें आपको दे रखा है 50 फेरों की कॉइल, n इज इक्वल टू 50 आपको दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में इसने कहा क्षेत्रफल इसका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। a इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन a इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। फिर आगे क्वेश्चन में इसने कहा इसके बाद 10 पाई रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से घूम रही है। देन ओमेगा इज इक्वल टू 10 पाई रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से ये घूम रही है। तो अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? देन ई मैक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो गाइज आपको पता है ई का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखवाया था मैंने, ई इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। और अगर हम बात करेंगे ई मैक्स की तो यहाँ पर हमें ओमेगा टी की वैल्यू लगानी होगी 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। देन फॉर्मूला क्या बचा? एन ए बी ओमेगा। देन ई मैक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन 50। देखा, वैल्यू ऑफ ए कितनी है हमारे पास? 50 इंटू 10 की घात -4। वैल्यू ऑफ बी चेक कर लेते हैं, न्यूमेरिकल में शायद बी की वैल्यू हमको दे रखी होगी, तो बी की वैल्यू दे रखी है 0.6 टेस्ला। लिख लेते हैं यहाँ पर 0.6 टेस्ला। तो वैल्यू है हमारे पास बी की 0.6 टेस्ला, 0.6। वैल्यू है ओमेगा की कितनी? 10 पाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से इस पॉइंट को मैंने कैंसिल कर दिया है। अब आगे और सॉल्व कर लेते हैं। ई मैक्स इज इक्वल टू 5 पंजे 2500 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू 6 इंटू 3.14। ओके गाइज, अब इनकी आपस में हम करने वाले मल्टीप्लाई। देन ई मैक्स इज इक्वल टू 0 0 6 पंजे 30 हासिल लगे 3 6 दूनी 12 और 3 15 और 10 की घात है हमारे पास -4 और 3.14। ओके गाइज, अब इसके बाद देख सकते हैं आप इस पावर को अगर हम इसे दे दें तो 1 2 3 4 प्लेस पर पॉइंट हमारा आ जाएगा और फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा देख सकते हैं आप। ई मैक्स इज इक्वल टू 1.5 इंटू 3.14।
तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तब आपको यहाँ से वोल्ट में इसका आंसर मिल जाएगा। देखो यार, मल्टीप्लाई तो अपने आप करनी होगी, मल्टीप्लाई को हम कहते हैं गुणा, तो गुणा तो अपने आप करनी होगी, तभी इसका आंसर निकल के आपका आएगा। तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम बनेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, तो हम बढ़ने वाले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको क्लीन कर दिया है, और क्लीन करने के बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 2√2 एम्पियर है, परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा। सबसे पहले हमें प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान यानी पीक वैल्यू दे रखी है 2√2 एम्पियर। इट मीन्स दैट I0 इज इक्वल टू 2√2 एम्पियर। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा, इसके बाद इसने हमसे परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा, यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा। IRMS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वैल्यू ऑफ IRMS इज इक्वल टू I0 बटा √2, देन IRMS इज इक्वल टू I0 का मान 2√2 बटे √2, तो √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल, देन आंसर इज 2 एम्पियर। तो ये इसका आंसर बन चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आई होप सो यू ऑल कैप्चर्ड स्क्रीनशॉट, मतलब मेरा हिंदी का कहने का मतलब है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। एक प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण I इज इक्वल टू 50 sin 100 पाई टी एम्पियर से निरूपित की जाती है। धारा की आवृत्ति कॉमा धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा, आभासी धारा तथा t इज इक्वल टू 1/300 सेकेंड पर धारा का मान कितना होगा। सबसे पहली बात, हम एक काम करते हैं, हमें एक समीकरण दे रखी है, उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। क्या दे रखी है समीकरण, I इज इक्वल टू 50 sin 300t। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसके बाद हमें, आगे क्वेश्चन में इसने हमें दिया है 300 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर 100 पाई टी है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 100 पाई टी। आगे क्वेश्चन में इसने हमसे कहा धारा की आवृत्ति का मान ज्ञात करो कि धारा की आवृत्ति कितनी होगी। चलिए गाइस, सबसे पहले हमें इसमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक। तो पहले हम फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, हम इस इक्वेशन का सबसे पहले करने वाले हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के बाद हम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं और उससे ही आगे बढ़ने वाले हैं, ओके। तो f की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक काम करेंगे, पहले यहाँ से इस f को हटा देंगे और f को यहाँ से हटाने के बाद लगाएंगे ओमेगा का फॉर्मूला। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, देन f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे अल्टरनेटिव करंट की बेसिक इक्वेशन से। क्या होती है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। करते हैं कंपैरिजन, ओमेगा किसके इक्वल होगा, 100 के, देन ओमेगा इज इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड। अब इस ओमेगा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं भाई। कैसे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट लगाते हैं वैल्यू, f इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ओमेगा 100 अपॉन 2 इंटू पाई, डिवाइड किया हमने, कितना आया 50, तो आंसर आ गया हमारा 50 अपॉन पाई हर्ट्स। अगर आप चाहे तो पाई की वैल्यू लगा सकते हैं 22/7 या 3.14। अब देखते हैं इसमें हम सेकंड पार्ट में कि इसने हमसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा है। तो सेकंड पार्ट में इसने हमसे पूछा है कि आप ये बताएं कि धनात्मक अर्धचक्र में धारा का औसत मान कितना होने वाला है। तो धनात्मक अर्धचक्र में धारा का औसत मान ज्ञात करने के लिए हमें एक काम करना होगा, और वो काम क्या है हमारा, वो काम हमारा ये भैया, औसत चक्र के लिए पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला हमारा होता क्या है। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, चलिए देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है इसके अंदर I एवरेज इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई। तो यहाँ पर आप I0 की वैल्यू लगा सकते हैं, और वो कैसे लगाएंगे आप, कंपैरिजन करके। कौन सी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। तो I0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। जब I0 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा तो आप यहाँ लगा देंगे 2 इंटू 50 अपॉन पाई, और यहाँ पर आप पाई की वैल्यू लगा सकते हैं भाई 3.14
और डिवाइड करेंगे और धारा का मान एम्पियर में निकल करके आ जाएगा। अब इसके अलावा उसने आगे कहा है हमसे कि ये बताएं आप आभासी धारा का मान कितना होगा। आभासी धारा का मतलब होता है वर्ग माध्य मूल मान। कैसे निकालोगे भाई, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो बटा रूट टू। आई जीरो की वैल्यू कितनी हम लोगों के पास, लेट्स सी 50 एम्पियर, तो 50 बटा अंडर रूट 2। आप चाहे तो अंडर रूट 2 की वैल्यू लगा सकते हैं 1.414 और इसको भाग करके एम्पियर में इसका आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। और फाइनली उसने हमसे कहा कि t बराबर 1/300 सेकेंड रखने पर बताइए, 300 सेकेंड रखने पर बताइए धारा का मान कितना होगा। और हाँ, एक फैक्ट बात मैं आपको और बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है। एक्चुअली में मैंने यहाँ पर 100t लगाया है, जबकि क्वेश्चन में हमको दे रखा है 100 पाई। तो यहाँ ये दिक्कत हो सकती है, आपका आंसर मैच नहीं कर सकता है। बट अगर मैं यहाँ पर क्या लगाऊँ, देखते हैं, जो बुक में दे रखा है मैं वही लगाता हूँ। यहाँ पर I इज इक्वल टू 50 साइन 100 पाई टी। तो मैंने 100 पाई टी यहाँ पर आपको लगा करके दिखा दिया जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है। अगर आप लोग यहाँ पर इसका 100 पाई लगाओगे देन f की वैल्यू आपकी 50 हर्ट्ज निकल करके आएगी, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू मिलेगी 50 हर्ट्ज, क्योंकि 100 को 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में 100 पाई का यूज़ करके यहाँ से f की वैल्यू दोबारा से निकाल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले उसने अब यहाँ पर कहा हमसे कि भाई t की वैल्यू कितनी है, 1/300 सेकेंड है। अब हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को इस t के प्लेस पर लगाने वाले हैं। देन आंसर होगा हमारा I इज इक्वल टू 50 साइन 100 पाई इंटू 1/300। तो 2 जीरो यहाँ से आपके कैंसिल हो गए। ये हो गया I इज इक्वल टू 5 साइन पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 का मतलब 60, मतलब 60, और साइन 60 का मान कितना होता है, I इज इक्वल टू 5 इंटू √3 अपॉन 2। तो आप यहाँ पर √3 की वैल्यू लगा सकते हैं और डिवाइड करने के बाद आंसर को एम्पियर में फाइंड भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद हम चेक करेंगे कि इसका आंसर हमारा कितना और निकल करके आ रहा है। ठीक है, और एक बात और, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी 50 है तो आप 50 लगाएं, अदरवाइज यहाँ पर आंसर में दिक्कत हो सकती है। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 4। तो पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं, और क्लीन करने के बाद कभी कभी होता है कि भाई क्वेश्चंस की कैलकुलेशन में हम गलती कर जाते हैं, बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है तो हालांकि मैं उसको ठीक कर ही दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि सर आपकी मल्टीप्लाई में यह दिक्कत आ चुकी है। चलिए, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन 4। एक प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण I इज इक्वल टू 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा एम्पियर है। धारा का आवर्तकाल ज्ञात करो। सबसे पहले इसने क्या दिया है हमको, एक इक्वेशन दे रखी है। क्या दी है, I इज इक्वल टू 4 साइन। इस बार मैं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लिखूंगा और देख देख कर लिखूंगा ताकि गलती ना हो पाए। 100 पाई टी माइनस थीटा। अब इसके बाद एक काम करना है, धारा का आवर्तकाल हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, सिंपल है, ऐसी क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल बिना कंपैरिजन के हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले हमको करनी होगी कंपैरिजन। देन I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ओके गाइज, अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ओमेगा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 100 पाई के। ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। नाउ वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल और 2 से 50 बार, 50 बार कैंसिल होने के बाद एफ का मान कितना निकल के आएगा, 50 हर्ट्ज। बट वेरी बिग क्वेश्चन, हमसे फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी गई थी, हमसे आवर्तकाल पूछा गया था। चलिए निकाल लेते हैं आवर्तकाल, यानी पीरियोडिक टाइम t इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, यानी 1/50 मतलब 0.02 सेकेंड। तो ये रहा इसका आंसर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्लीन कर देते हैं इसको पहले और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I इज इक्वल टू 14.1 साइन 6280 टी प्लस π/3 एम्पियर द्वारा दिखाई जाती है। इसका वर्ग माध्य मूलमान तथा आवृत्ति का मान ज्ञात करो। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये, हमको इक्वेशन दे रखी है, हम बिना कंपैरिजन को इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो राइट डाउन फर्स्टली इक्वेशन।
I इज इक्वल टू 14.1 साइन, और देखते हैं क्या दिया हमको केयरफुली। आगे दे रखा है साइन कितना 6000, और 6000 के बाद दे रखा है हमको 280 टी, और माइनस है π/6। देखते हैं π/6 है नहीं है, सॉरी π/3 दे रखा है हमको, तो ये मैं लगा देंगे π/3। अब उसने क्या कहा हमसे, ये बताइए इसमें धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा और आवृत्ति का मान भी कितना होगा। तो गाइस सबसे पहले हम कंपैरिजन करने वाले हैं यहाँ पर इक्वेशन की। कैसे करेंगे, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो यहाँ पर I0 किसके इक्वल होगा, I0 इज इक्वल टू 14.1 एम्पियर। सबसे पहले हम निकालने वाले धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS। तो IRMS किसके बराबर होता है, I0 अपॉन √2। I0 की वैल्यू 14.1 बटा √2। तो यहाँ पर हम √2 की वैल्यू लगा देंगे 1.414, और इसको जब डिवाइड करेंगे तब हमें आंसर मिल जाएगा इसका एम्पियर में। ओके गाइस, और इसके अलावा सेकेंड वाले में हमसे क्या पूछा गया है, सेकेंड वाले में इसने हमसे कहा कि भाई बताओ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होने वाली है। कंपैरिजन करो किस चीज़ की, भाई ओमेगा किसके इक्वल होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 6280। द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2πf इज इक्वल टू 6280। द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 6280 अपॉन 2 इंटू 3.14। ठीक है गाइस, और आप सभी लोग जानते हो बहुत काम की बात जो आपको बताने वाला हूँ, जिससे ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। 314 2 6028, यानी 314 दुनी होते हैं 628, यानी यहाँ पर हो जाएगा 6.28। यह पॉइंट हटाएंगे आप और 100 को बढ़ा लेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। तो 10 की 100 से मल्टीप्लाई करने पर हो गया 1000, और इसका यूनिट क्या बनेगा, हर्ट्ज। ओके, सो गाइस आंसर मैच कर सकते हैं चाहे तो आप, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीडियो छोटी छोटी बने और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएँ। तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए पहले इसको क्लीन कर रहा हूँ यहाँ से, और क्लीन मैंने इसको यहाँ से कर दिया है। और क्लीन करने के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण V बराबर 200√2 cos 100πt वोल्ट है। वोल्टेज का शिखर मान बताओ, आवृत्ति का मान भी ज्ञात करो। सबसे पहले हम इक्वेशन राइट डाउन करते हैं, V इज इक्वल टू 200√2, और इसने क्या कहा इसके बाद cos 100πt। यहाँ है हमारे पास cos 100πt। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा इसने, भाई बताओ वोल्टेज का शिखर मान कितना होगा। यार वेरी सिंपल गाइस, वेरी वेरी सिंपल। जब भी हमें शिखर वोल्टेज या पीक वैल्यू फाइंड करनी होगी वोल्टेज के लिए, करंट के लिए, तो कंपैरिजन तो कंपलसरी है। करते हैं कंपैरिजन। V इज इक्वल टू VO cos ओमेगा टी, ये होता है इक्वेशन। ठीक है, तो VO का कंपैरिजन करते हैं हम यहाँ से, कितना हो गया, VO इज इक्वल टू 200√2 एंड द यूनिट इज वोल्ट। तो ये रहा मेरा पहला आंसर। इसके अलावा उसने सेकंड वाले ऑप्शन में क्या कहा है, भाई बताओ इसकी फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति कितनी होगी। चलो निकालते हैं आवृत्ति। कंपैरिजन नाउ, ओमेगा इज इक्वल टू 100π, ओमेगा इज इक्वल टू 100π, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf इज इक्वल टू 100π, पाई से पाई कैंसिल और 2 से कैंसिल 50 टाइम्स, देन f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो इस तरीके से हमारा ये निकल के आ गया इसका सेकंड पार्ट। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसान आसान क्वेश्चंस का। फिर हम बढ़ेंगे किसी एक बड़े और टफ क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखें क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा की समीकरण V बराबर 200 साइन 314t प्लस π/6 वोल्ट है, और I बराबर 5 साइन 314t माइनस π/6 एम्पियर है। ज्ञात करो नंबर 1 प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति, नंबर 2 V तथा I के मध्य कलांतर, और नंबर 3 परिपथ की प्रतिबाधा। सबसे पहले हमें दे रखी है इसमें V की समीकरण, जो लिख लेते हैं हम। V इक्वल्स यानी V बराबर दे रखा है हमको 200 साइन 314t प्लस
प्लस प्लस प्लस चेक कर लेते हैं, प्लस ये प्लस π/6। और इसके अलावा I इज इक्वल टू दे रखा है हमें इसके अंदर 5 साइन, दे रखा है 5 साइन 314t माइनस π/6। ये दो समीकरणें हमें यहाँ पर दे रखी हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले हमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति हमें फाइंड करनी है। देखो यार, अगर धारा स्रोत की यानी करंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है तो उसी समीकरण की कंपैरिजन हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। नाउ कंपैरिजन ओमेगा टू फर्स्ट इक्वेशन, यानी ओमेगा की इससे कंपैरिजन करो, कितना आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 314, देन ओमेगा इज इक्वल टू 2πf बराबर 314, f इज इक्वल टू 314 अपॉन 2π, देन f इज इक्वल टू 314 बटे 2 गुणा 3.14। तो यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया और यहाँ पर 100 इंक्रीज कर दिया, ये आपस में हो जाएगा कैंसिल। ये पॉइंट है, 1 नहीं है, ये पॉइंट था जिसको मैंने हटाया यहाँ से, ठीक है गाइस। अब इसके बाद 2 से डिवाइड करा 100 को, कितना आ गया हमारा आंसर, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हमें मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में उसने कहा V तथा I के मध्य कलांतर फेज डिफरेंस कितना होने वाला है। गाइस बी केयरफुल, आपको ध्यान से देखना होगा कि अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की, विभव की, तो यहाँ पर कला जो है हमारे पास φ1 इज इक्वल टू है π/6। अगर मैं बात करूं करंट के लिए कला यानी फेज, तो फेज की वैल्यू है माइनस π/6। उसने कहा कि कलांतर कितना होगा, कला का अंतर कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम अंतर निकालेंगे। डेल्टा φ इज इक्वल टू φ1 माइनस φ2। डेल्टा φ इज इक्वल टू φ1 की वैल्यू कितनी है π/6 और यहाँ पर माइनस π/6। देखा आप लोगों ने, यहाँ पर एक तो माइनस ये था और एक मेरा ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। देन डेल्टा φ इज इक्वल टू π/6 प्लस π/6। देन डेल्टा φ इज इक्वल टू 2π/6। अब 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 6 को, तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 यानी π/3। यहाँ से हमारा कलांतर निकल के आ चुका है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। उसने क्या कहा, बताओ भाई परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी, इम्पीडेंस कितना होगा। चलो निकालते हैं इम्पीडेंस, ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब मैं बात करूंगा थर्ड पार्ट की। बहुत सिंपल है, V इक्वल्स IR, V बराबर IR यानी V इक्वल्स IO इंटू Z। यहाँ पर हम Z प्रतिबाधा की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई सिंगल सर्किट तो दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें प्रतिबाधा की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब Z का मान निकालना है तो Z इज इक्वल टू VO अपॉन IO। VO की वैल्यू कितनी है, चलो देखते हैं भाई। VO की वैल्यू 200 क्योंकि V के साथ में है 200। कैसे निकाला मैंने 200, V बराबर VO साइन ओमेगा टी से, और IO का मान कितना है हमारा 5, तो 5 से करा 5 चौक 20 बराबर हो गया 40 और मात्रक बना इसका ओम। तो ये आंसर आ गया हमारा इसकी प्रतिबाधा का। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका बातों ही बातों में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान और औसत शक्ति व्यय का मान कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें दे रखा है इसके अंदर 250 वोल्ट जो कि है हमारा VRMS। तो VRMS इज इक्वल टू 250 वोल्ट यानी 250 वोल्ट। आगे उसने कहा 50 हर्ट्ज का इसका स्रोत है यानी F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। उसने कहा 25 ओम का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो R इज इक्वल टू 25 ओम, 25 ओम लगा रखा है। ओके सो गाइस, परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान हमको फाइंड करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो हम लोग जानते हैं भाई V बराबर IR होता है, इसी प्रकार VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू हो गया R। अब यहाँ से हम IRMS की वैल्यू निकालने वाले हैं। IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन R।
तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस का मान कितना है 250 और आर का मान कितना है भाई 25, कितना आ गया बराबर 10 एंड द यूनिट इज एम्पियर। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट में उसने कहा औसत शक्ति क्षय का मान कितना होगा। चलो निकालते हैं भाई औसत शक्ति क्षय का मान। P बार इज इक्वल टू वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस। ओके गाइज, देन P बार इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वी आर एम एस। कितनी है वी आर एम एस की वैल्यू 250, 25 यानी 250 हो गया और आई आर एम एस का मान 10 हो गया, तो P बार इज इक्वल टू हो गया 2500 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इसका आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए तो इसको क्लीन कर लेते हैं पहले और इसको क्लीन करने के बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत 50 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। ज्ञात करो नंबर 1 परिपथ में आभासी धारा का मान, नंबर 2 धारा और विभव में कलांतर, नंबर 3 परिपथ में औसत शक्ति क्षय का मान कितना होगा। तो भाई सबसे पहली बात 200 वोल्ट, ये 200 वोल्ट हमको क्या दे रखा है, तो दे रखा है भाई वी आर एम एस। वी आर एम एस इज इक्वल टू दे रखा है हमको 200 वोल्ट। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा इसने 50 हर्ट्ज का प्रत्यावर्ती स्रोत का दे रखा है विभव, तो F बराबर दे रखा है इसमें 50 हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं, आगे उसने कहा 50 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। गाइस कितना लगा हुआ है 50 ओम का प्रतिरोध, R इज इक्वल टू 50 ओम। उसके आगे उसने क्वेश्चन में कहा परिपथ में आभासी धारा का मान ज्ञात करो, यानी फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आई आर एम एस की वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे भाई, तो यहाँ एक काम करेंगे V इज इक्वल टू आई आर, यानी वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, देन आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर, देन आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है 200 और आर की वैल्यू कितनी है 50 यानी 50 और 5 चौक 20 बराबर हो गया हमारे पास 4 एम्पियर। ये इसका आंसर निकल के आ चुका है। ओके गाइज, चलिए बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में उसने कहा धारा तथा विभव में कलांतर यानी जो आपका फेज डिफरेंस है वो ज्ञात करना है। देखो पहली बात तो यार ये समझ लो कि इस सर्किट के अंदर केवल और केवल आर लगा हुआ है, केवल और केवल प्रतिरोध लगा हुआ है, जिस वजह से वोल्टेज और जो करंट होगा दोनों एक ही कला में रहेंगे और एक ही कला में होने की वजह से कलांतर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0। देन डेल्टा फाइव इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो डेल्टा फाइव की वैल्यू कितनी बताएंगे हम 0। तो मैं लिख देता हूँ आपके सामने आंसर भाई डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये आर परिपथ है। इसके अलावा उसने थर्ड पार्ट में कहा कि भाई औसत शक्ति क्षय का मान कितना होगा। काफ़ी सिंपल है भाई, थर्ड पार्ट देख लो, अभी कराया था मैंने, एक बार फिर देखो। P बार इज इक्वल टू वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है 200, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है 4, तो 200 इंटू 4 4 दूनी 8, तो ये हो गया 800 वाट। ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव होते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जा रही है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करो। सबसे पहले हमको दे रखा है 100 मिली हेनरी यानी L यानी प्रेरकत्व 100 मिली हेनरी, तो पहले इसको हम हेनरी में चेंज करेंगे 100 इंटू 10 टू पावर -3 हेनरी, क्योंकि ये मिली है। इसके आगे क्वेश्चन में इसने हमसे कहा है 50 हर्ट्ज का प्रत्यावर्ती स्रोत है, F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। फिर आगे क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कुंडली का प्रेरण प्रतिघात कितना होगा, यानी हमको फाइंड करना है XL की वैल्यू कितनी होगी। चलो करते हैं फाइंड। XL इज इक्वल टू ओमेगा L, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, देन 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई, अभी मत लगाओ बाद में देखते हैं। वैल्यू ऑफ F कितनी है 50, वैल्यू ऑफ L कितनी है प्लस की पावर 2,
माइनस की पावर 3 बची माइनस की पावर 1, तो ये 1 पावर इससे कैंसिल हो गई और 2 पंजे 10 हो गया। पाई का मान 3.14 हो गया। अगर तुम इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट यहाँ से हट करके यहाँ पहुँच जाएगा और आंसर बनेगा 31.4 और एक्सएल का यूनिट क्या होता है? ओम, क्योंकि ये एल का प्रतिरोध होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो पहले इसको क्लीन कर देते हैं, फिर अपना 11वां क्वेश्चन हम देखेंगे इसके अंदर कि भाई 11 क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो इसको क्लीन करने के बाद ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.5 हेनरी है, किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात 3140 ओम हो जाएगा? सबसे पहले कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक हमें दे रखा है कितना? L इज इक्वल टू 0.5 हेनरी। फिर आगे क्या कहा क्वेश्चन में? इसके बाद इसने हमसे कह दिया किस आवृत्ति पर, यानी F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात यानी जो एक्सएल है, जो एक्सएल है वो 3140 ओम हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल और उसके बाद भाई F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x एक्सएल अपॉन 2 पाई एल। 2 और पाई और एल इसके अपॉन में आ गया। अब इसके बाद एक्सएल की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास? 3140, 2 गुणा 3.14 और एल की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास? 0.5। ध्यान देना, 2 पंजे 1, मैंने 1 क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो 2 पंजे 1 ही माना जाएगा। यहाँ से हटाओगे और 100 कर लोगे और जब इससे डिवाइड करोगे तो भाई 10 आ जाएगा और 10 की गुणा 100 से करने पर 1000 और मात्रक एंड द यूनिट इज हर्ट्स बन जाएगी। और देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। बस यही पूछा था, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा क्वेश्चन था। फिर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा 60 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारित्र प्रतिघात ज्ञात करो। सबसे पहले क्या दिया है इसने हमें? 60 माइक्रोफैराड, यानी C इज इक्वल टू 60 माइक्रोफैराड। C इज इक्वल टू 60 गुणा 10 की घात माइनस 6 फैराड। फिर क्या कहा क्वेश्चन में इसने? 600 हर्ट्ज आवृत्ति, 600 हर्ट्ज यानी F इज इक्वल टू 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर बताना है इसका धारितीय प्रतिघात कितना होगा। क्या तुम लोगों को पता है धारितीय प्रतिघात का फॉर्मूला रेसिप्रोकल होता है प्रेरकीय प्रतिघात वाले फॉर्मूले का, यानी उल्टा होता है। उल्टा बोले तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 पाई एफ, वैल्यू ऑफ सी 60 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब लगाते चलो वैल्यू इसके अंदर एक बार, तो 2 इंटू 3.14 इंटू वैल्यू ऑफ एफ कितनी है हमारे पास? 600 इंटू 60 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो गाइज आपको करना क्या है? इन सब की आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है। 10 टू पावर माइनस 6 को तुम उठा के ले जाओगे ऊपर, देखो हम शॉर्ट में ले जाते हैं। 10 टू पावर ये हो गई प्लस की 6, फिर इसको इससे डिवाइड कर देना है, तब कहीं जाके आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और उससे पहले आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, वो क्या? ये 2 0 इस पॉइंट से हो गए कैंसिल। ठीक है, अब इसका इन सब की मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देना और आपका आंसर बन जाएगा O। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल एक ही पार्ट पूछा गया था और इसका आंसर आएगा आपका 4.4 ओम। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो पहले जल्दी फटाफट इसको हम क्लीन कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, शॉर्ट ही रहे, डाटा भी आपका सेव रहे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिरोधहीन एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। इसे 120 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा ज्ञात करो। सबसे पहली बात इसमें दिया है 0.5 हेनरी। ये क्या दे रखा है हमको गिवन वैल्यू में? 0.5 हेनरी कैपिटल L। और इसके अलावा हमें दिया है 120 वोल्ट की पावर सप्लाई। तो 120 वोल्ट ये हमको क्या दे रखा है भाई? VRMS बराबर 120 वोल्ट। फिर आगे क्या कहा क्वेश्चन में? इसके बाद इसने 60 हर्ट्ज का प्रत्यावर्ती स्रोत यानी F इज इक्वल टू दे रखा है हमें 60 हर्ट्ज। फिर आगे क्या कहा क्वेश्चन में वो भी हम देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ने पर परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा ज्ञात करो।
तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये परिपथ कौन सा है भाई? एल परिपथ है, एल सर्किट है। इसका मतलब हम यूज़ करेंगे वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल। क्या यूज़ करने वाले हैं? वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल। लेकिन हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? वी आर एम एस, यहाँ लगा देंगे आर एम एस, और ये एक्सेल तो हमारे पास लगा हुआ ही है। और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें? आर एम एस की। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन एक्सेल। एक्सेल का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल। चलो लगाते हैं सबकी वैल्यू। आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है? 120। फिर 2 बड़ा पाई की वैल्यू 3.14। एफ की वैल्यू कितनी है भाई? 60। और एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.5। तो 0.5 दूनी होता है 1। अरे 5 दूनी 10 का मतलब, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। अब इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी है, और ये एक काम करो, 0 से 0 यहाँ पर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमने इसको 100 कर लिया है। तो 314 की 6 से गुणा करके 12 को उससे डिवाइड कर देना है, मतलब ठीक है। यानी 12 को डिवाइड करना है, साथ में 100 को भी करना है, भूल मत जाना। और मात्रा क्या बनेगा इसका? एम्पियर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आंसर इसका अपने आप चेक कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका आंसर नहीं आता है। तो ये रहा हमारा 14 क्वेश्चन, यानी 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 14वां क्वेश्चन, बढ़ेंगे अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखो गाइज, ये रहा 14वां क्वेश्चन। 0.5 हेनरी के शुद्ध प्रेरक में 0.2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की गई है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। प्रेरक के सिरों पर वोल्टेज और धारा में कलांतर और वोल्टेज के साथ बताओ कितना कितना हो सकता है। तो पहली बात 0.5 हेनरी, ये क्या दिया है हमें? L इज इक्वल टू 0.5 हेनरी। फिर आगे क्या कहा क्वेश्चन में? 0.2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा अप्लाई की गई है। I इज इक्वल टू कितना है? 0.2 एम्पियर। फिर आगे क्या कहा क्वेश्चन में? इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। M बराबर कितना हो गया? 50 हर्ट्ज। फिर आगे क्या कहा क्वेश्चन में? इसके बाद इसने प्रेरक के सिरों का वोल्टेज कितना होगा, यानी क्या निकालना है हमें? वी एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे भाई? वी एल इज इक्वल टू होता है आई एक्स एल। तो वी एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई 0.2 और वैल्यू ऑफ एक्स एल ओमेगा एल। देन वी एल इज इक्वल टू 0.2 इंटू ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ एल। वी एल इज इक्वल टू 0.2 इंटू 2 इंटू 3.14, और एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 50, और एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.5। ठीक है, अब 0.5 हो जाने के बाद ध्यान देना आप, 5 दूनी 10, और 10 का मतलब हो गया 1। अब एक काम करेंगे, 50 दूनी 100, 100 का मतलब हो गया 10, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, और 10 की गुणा करेंगे इससे तो 31.4 वोल्ट हमारा पहला आंसर आ जाएगा। अब दूसरे पार्ट में उसने हमसे क्या कहा है भाई, देख लेते हैं इसके अंदर। उसने कहा ये बताओ प्रेरक के सिरों पर वोल्टेज तथा वोल्टेज व धारा में कलांतर का मान कितना होने वाला है। तो कलांतर का मान निकालना है। याद रखो आप, अगर कहीं भी एल परिपथ लगा हो या सिर्फ सी परिपथ लगा हो तो हम कहते हैं उसको वाढहीन परिपथ, और वाढहीन परिपथ के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि कलांतर की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, यानी tan phi इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लेकिन phi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर? 90। इट्स वेरी सिंपल, ध्यान देने वाली बात है कि आपको लगाना है क्या? tan phi इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन phi इज इक्वल टू 90, यानी 90 डिग्री। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम बढ़ेंगे आगे अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, 15। और हाँ, अगर एल परिपथ लगा होता है तो हम ये भी कह सकते हैं भाई एल के कारण वोल्टेज धारा के साथ 90 डिग्री पर अग्रगामी यानी फॉरवर्ड होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज के साथ 90 डिग्री पर पश्चिमगामी यानी रिवर्स होती है। ये दोनों आंसर भी हमारे सही माने जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप सब लोगों ने ले ही लिया है, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 1.1 हेनरी की कुंडली 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ी जाती है। परिपथ में प्रतिघात कितना होगा? धारा तथा धारा व वोल्टेज के बीच का कलांतर कितना होगा? सबसे पहले 1 हेनरी, क्या दिया है 1 हेनरी हमको? L इज इक्वल टू दे रखा है 1 हेनरी। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा उसने? 200 वोल्ट। इट मीन्स दैट V इज इक्वल टू 200 वोल्ट, और हो सकता है शायद फ्रिक्वेंसी भी दे रखी हो 50 हर्ट्ज का प्रत्यावर्ती स्रोत, यानी F इज इक्वल टू हो गया 50 हर्ट्ज। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा इसने हमसे?
प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ी है, परिपथ में प्रतिघात का मान ज्ञात करो कितना होने वाला है। तो प्रतिघात का मान का मतलब परिपथ कौन सा है हमारा, सर्किट कौन सा है, एल सर्किट। देन एक्सएल इज इक्वल टू हो गया ओमेगा एल, या एक्सएल इज इक्वल टू हो गया 2 पाई एफ एल। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू कितनी है भाई 50, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, करते हैं मल्टीप्लाई, 50 दूनी कितना हो गया 100, अब 100 की मल्टीप्लाई करो 3.4 से कितना हो गया 314 ओम। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो इसके सेकंड पार्ट में उसने हमसे कहा है धारा व वोल्टेज के बीच का कालांतर कितना होगा। कौन सा परिपथ है, एल परिपथ। तो एल परिपथ के कारण वोल्टेज धारा के साथ 90 डिग्री पे क्या होता है, अग्रगामी होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री पर पश्चगामी होती है। तो दोनों में से हम कुछ भी इसमें कह सकते हैं। ओके गाइस, चलिए आपने इसको उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कहने का मतलब है। तो अब लेते हैं हम इसका क्लीनेशन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। तो उसको साफ करने के बाद अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब आने वाला है 16वां क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद प्रेरकत्व का वोल्टेज 12 वोल्ट आता है, प्रतिरोध का वोल्टेज 16 वोल्ट आता है। परिपथ का संपूर्ण विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले थोड़ा सा हम ज़रा पानी पी लेते हैं, थोड़ी ज़रा प्यास लग रही है, तो पहले पानी की बोतल ढूंढ लेते हैं भाई, कहाँ है हमारी पानी की बोतल। तो फाइनली पानी की बोतल ही मुझे मिल गई है। तो इसके लिए पहले इसका ढक्कन ओपन कर लेते हैं और पानी पी लेते हैं। बैठ के पियेंगे पानी, तो कैमरे में मैं आपको दिखाई नहीं पड़ने वाला। पानी पीने के बाद भी बड़ा सुकून, बड़ा आराम मिलता है, बिकॉज H2O, H2 प्लस O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। चलो केमिस्ट्री छोड़कर बढ़ते हैं। सबसे पहले इसने हमें दिया है प्रेरकत्व का वोल्टेज यानी VL। कितना दिया है इसने हमें, VL इज इक्वल टू 12 वोल्ट। और VL के अलावा उसने हमें दे रखा है फिर आगे 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 VR का मान 16 वोल्ट। VR इज इक्वल टू 16 वोल्ट। और अब हमें टोटल वोल्टेज फाइंड करना है। देन V इक्वल्स टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, और ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी लिखवा भी चुका हूँ LR परिपथ के लिए। देन V इज इक्वल टू VL का स्क्वायर यानी 12 का वर्ग कितना होता है 144, VR का वर्ग कितना होता है 16, 16 का वर्ग कितना हो गया 256। चलो इन्हें आपस में हम जोड़ लेते हैं, 4 और 6 10, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 4 10, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, अंडरवुड में हो गया ये 400। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है भाई 20 वोल्ट। तो हमारा आंसर आ गया 20 वोल्ट। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 17 इसके बाद 17। तो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद ही हम देखेंगे अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें दे रखा है इसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा के किसी परिपथ में एक चोक कुंडली तथा एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाया गया है। तो गाइस देखा, यह एक डाउट तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि एल भी लगा है, आर भी लगा है, इसका मतलब ये LR सर्किट है। आगे उसने कहा इस परिपथ में 130 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। यदि प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर 50 वोल्ट हो तो बताओ चोक कुंडली के सिरों का विभवांतर कितना होगा। सबसे पहली बात, इसमें टोटल वोल्टेज कितना लगाया गया है 130 वोल्ट। फिर क्या कहा उसने आगे इसके बाद, प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज यानी VR कितना लगाया इसने 50 वोल्ट। और 50 वोल्ट के अलावा आगे उसने कहा चोक के सिरों के विभवांतर की गणना करो, यानी हमको फाइंड करना है VL। चोक का मतलब प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस के सिरों का वोल्टेज फाइंड करना है। लगाते हैं फॉर्मूला भाई, V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। वैल्यू ऑफ VL फाइंड करने के लिए इसको यहाँ से यहाँ लेके जाओ, तो VL का स्क्वायर बराबर V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। तो VL बराबर अंडरवुड V की वैल्यू कितनी है 130, 130 का वर्ग 16900 प्लस नहीं माइनस, VR की वैल्यू कितनी है 50, कितना हो गया 2500। घटाएंगे वर्गमूल लेंगे तब कहीं जाके आपको आंसर मिलेगा वोल्ट में। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताएं, अगर आपका आंसर नहीं आता है और आ जाए तब भी बता देना, देख लेंगे कैसा है आंसर। चलिए क्लीन करते हैं और बढ़ते हैं अपने 18 यानी 18वें क्वेश्चन की तरफ।
तो पहले से क्लीन कर लेते हैं और क्लीन आसानी से करने के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन ये रहा, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध भी लगा हुआ है, संधारित्र भी लगा हुआ है, प्रेरण कुंडली भी लगी हुई है और उनके सिरों के वोल्टेज 12 वोल्ट, 11 वोल्ट और 20 वोल्ट हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम आपके सामने आ गया होगा चित्र के साथ में। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विद्युत वाहक बल बोले तो हमें टोटल वोल्टेज फाइंड करना है। इसमें LCR तीनों के वोल्टेज दे रखे हैं, इसका मतलब ये LCR परिपथ है। चलिए सबसे पहले इसने हमको दे रखा है प्रतिरोध 12 वोल्ट यानी VR इज इक्वल टू हमको दे रखा है इसने 12 वोल्ट। फिर आगे क्वेश्चन में इसने हमें दे रखा है इसके बाद संधारित्र यानी VC इज इक्वल टू दे रखा है हमें 11 वोल्ट। फिर आगे इसने हमें दे रखा है 20 वोल्ट प्रेरक कुंडली के लिए यानी VL इज इक्वल टू हमें दे रखा है इसने 20 वोल्ट। अब VR, VC, VL टोटल वोल्टेज हमें फाइंड करना है, LCR परिपथ है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारा हो जाता है। V बराबर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब V बराबर अंडरवुड VL माइनस VC यानी 20 माइनस 11, तो 20 में से हम यहाँ क्या करेंगे 11 को घटाएंगे और VR का मतलब कितना है 12, कितना हो गया 144। देन V इज इक्वल टू हो जाएगा 9 नेम 81 प्लस 144, जोड़ के वर्गमूल निकालना है तब आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब आपको इसका आंसर मिल ही रहा है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ के इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसने दूसरे पार्ट में क्या कहा, धारा व परिणामी विभवांतर में कलांतर कितना होगा। अब इसको आप ये भी बता दो, तो कैसे करेंगे भाई कलांतर, बहुत सिंपल है। tan phi इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR। देन tan phi इज इक्वल टू VL की वैल्यू कितनी है हमारे पास, VL की वैल्यू है 20 और VC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11, VR की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। ये तो क्रम बन गया भाई तो 20 में से 11 गए 9/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12 यानी 3/4, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। और आप चाहें अगर आपने भी सॉल्व नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 225। यार 225 का तो वर्गमूल निकाल सकते हो ना, वर्गमूल निकाल लेना आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और tan phi का कोई मात्रक नहीं बनने वाला। चलिए आपने शायद इसको उतार लिया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन तो पहले से क्लीन कर लेते हैं। यहां से मैंने इसको कर दिया क्लीन और क्लीन करने के बाद ये रहा हमारा 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। R बराबर 10 ओम, L बराबर 0.8 हेनरी के श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रत्यावर्ती विभव E बराबर 240 साइन 300t लगाया जाता है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का मान कितना होगा। सबसे पहले हमें दिया है R बराबर 10 ओम और R बराबर 10 ओम के बाद हमें दे रखा है भाई L बराबर 0.8 हेनरी, L इज इक्वल टू 0.8 हेनरी। फिर आगे क्वेश्चन में इसने कहा श्रेणी क्रम में एक समीकरण भी है, E बराबर E इज इक्वल टू 240 साइन 300t। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा, परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का मान कितना होगा। प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, XL इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अगर आपको एक्सेल की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्सेल की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है हमें करनी होगी तुलना। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। ओमेगा बराबर किसके होगा 300 के। ठीक है, 300 रेडियन प्रति सेकेंड। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.8 हेनरी। हमें क्या निकालना है एक्सेल, और एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू L और ओमेगा की वैल्यू होती है 300, L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.8, तो 8t कितना हो गया 240 मात्रक ओम। तो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो हमारा 240 ओम इसका आंसर निकल के आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे सामने 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 आ ही गया बस। 20वां क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। एक कुंडली की प्रतिबाधा 141.4 ओम है और इसका प्रतिरोध 100 ओम है। कुंडली के लिए प्रेरण प्रतिघात का मान ज्ञात करो। तो कुंडली की प्रतिबाधा यानी Z का मान दे रखा है 141.4 ओम। आगे क्वेश्चन में इसने क्या कहा, इसका प्रतिरोध 100 ओम है।
यानी R इज इक्वल टू दे रखा है 100 ओम। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा इसने हमसे, बता दो प्रेरण प्रतिघात का मान कितना होगा। भैया देखो यहाँ पर L तो लगा हुआ है, साथ में इसमें R भी लगा हुआ है, तो ये कौन सा परिपथ हो गया, LR परिपथ। तो LR परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है Z² बराबर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर हमें XL का मान निकालना है तो पहले XL का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, XL स्क्वायर बराबर Z² माइनस R स्क्वायर। तो पहले हम लगाएंगे Z का मान, फिर हम लगाएंगे R का मान। चलो लगाते हैं भाई। XL का स्क्वायर बराबर Z स्क्वायर, कितना भाई Z स्क्वायर, देखते हैं इसके अंदर। तो Z का मतलब 141.4 का होल स्क्वायर, R का मान कितना है हमारा 100 का होल स्क्वायर। अब XL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडररूट 141.4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 100 का होल स्क्वायर। तो आप लोग क्या करोगे, 141.4 का स्क्वायर करोगे, वर्क करोगे और फिर 100 का वर्क करोगे, इन्हें आपस में घटाओगे और भाग विधि से वर्गमूल निकालने के बाद ओम में इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आज मैंने इस लेक्चर में आपको 1 से लेकर 20 तक न्यूमेरिकल कराए हैं कुमार मित्तल के, और आगे भी लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी और अगली वीडियो आपकी 21 से स्टार्ट की जाएगी और देखते हैं कि भाई 1 घंटे में कितने न्यूमेरिकल उसमें पॉसिबल हो पाते हैं। सो स्टे ट्यून विद शारिक एपिक इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।